Good evening, Namaskar, Adab. On behalf of Impresario Asia, a warm welcome to you all. स्वागत है आपका, खुश आमदीद। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, Impresario Asia is the brainchild of our mentor, Shri K.K. Kohli Sahab, a name synonymous with art and culture in the subcontinent. He is especially known for being a proponent of Ganga Jamuni Tehzeeb. For the last 30 years or so, he has promoted theatre, music, literature, TV documentaries, and much more. As a part of Impresario Asia's Nashish series, today we are presenting Delhi Jo Ek Shehar Hai, a celebration of Delhi's history and culture. किसी शायर ने कहा है, तज़किरा दहलिए मरहूम का ना छेड़ ए दोस्त, तज़किरा दहलिए मरहूम का ए दोस्त ना छेड़, ना सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज़। मगर इसी फसाने के कुछ सफ़े हम आपके लिए आज खोलने जा रहे हैं। आज की इस खूबसूरत शाम की निज़ामत कर रहे हैं संजीव उपाध्याय साहब। Sanjeev ji is an eminent and highly respected journalist with the television and print media, और तकरीबन सभी इम्पॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स की कमेंट्री करते हुए जो दिलकश आवाज़ आपको सुनाई देती है, वो संजीव जी की रहती है। संजीव जी, आज की शाम आपके हवाले। थैंक यू सर जी, और आप सभी का बहुत स्वागत। आज की शाम जैसा कि हम देख रहे हैं फुल हाउस है, और मुझे लगता है कि जिनको बोलने की आदत होती है, माइक्रोफोन देखते ही फिर बड़ा मुश्किल होता है कि बोलना जो है ज़रा कम करें। लेकिन आज मुझे लगता है कि इस लालच को किनारे रखकर, क्योंकि हमारे साथ आज बहुत ख़ास पैनल है, मैं कुछ और बातें करूं दिल्ली के बारे में। जो सुनना है वो इन सब जो हमारे स्टीम्ड पैनलिस्ट हैं उनसे सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, दिल्ली का एक सफ़र तय करने की कोशिश करेंगे। संस्कृत में एक उक्ति है कि पुष्पेशु मल्ली नगरीशु दिल्ली, यानी पुष्पों में जैसे मल्लिका है यानी जैस्मीन चमेली, उसी तरह नगरों में दिल्ली है। और दिल्ली के बारे में जो हमारे आज प्रोग्राम का जो उन्वान भी हमने रखा, दिल्ली जो एक शहर है, वो अभी जो हमारी मीटिंग हुई थी पिछली हमारे पैनलिस्ट के साथ, तो वहाँ यही बात हुई। तो तब ये भी बात आई कि ये जो शेर हम सब ने सुना है कि क्या बूदबाश पूछे हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। तो दिल्ली जो एक शहर था की जगह हमने किया है दिल्ली जो एक शहर है। और इस यात्रा में आज की शाम आप तो हैं ही हमारे साथ। सबसे पहले स्वप्ना लिटिल जी, प्लीज़ आइए। स्वप्ना जी हिस्टोरियन हैं, कई किताबें लिखी हैं आपने दिल्ली पर, और इसके अलावा वो जो हमारे हेरिटेज और मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसको वॉक्स टॉक्स और इसके अलावा मीडिया के ज़रिए, जिसमें ट्रेडिशनल और मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए ये प्रयास में लगी हैं स्वप्ना जी। हमारे दूसरे पैनलिस्ट सोहेल हाशमी साहब, सोहेल हाशमी साहब हेरिटेज वॉक्स दिल्ली में कंडक्ट करते हैं। कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर ये बोलते हैं, जिनमें कल्चर है, लैंग्वेज, भाषा को लेकर, खाने को लेकर, और आज जब दिल्ली की बात होगी तो दिल्ली के खाने पर तो बात होगी ही, तो कुछ नई बातें, नई तहें खुलेंगी। इसके अलावा कम्युनलिज्म और एनवायरनमेंट पर भी सोहेल साहब लगातार बात करते हैं, और इनके टॉक्स, और हमने दोनों को ही इन यूट्यूब पर बहुत से ऐसे वीडियोस हैं जिसमें दिल्ली के बारे में, दिल्ली से जुड़ी हुई जो बातें हैं, यहाँ के कल्चर के बारे में आप देख सुन सकते हैं। हमारे तीसरे पैनल, बहुत स्वागत डॉक्टर सैफ महमूद। डॉक्टर सैफ महमूद इज़ द ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बिलवड दिल्ली, अ मुगल सिटी एंड हर ग्रेटेस्ट पोइट्स। आप इंटरनेशनल लॉयर हैं, लीगल स्कॉलर हैं, लिखते हैं आप और बोलते हैं उर्दू शायरी के बारे में, बहुत पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और ज़ौक़ भी है शायरी का। और ख़ास तौर पर उर्दू का जो ट्रेडिशन है, किस तरह से
उस दौर की नुमाइंदगी करता है, और वो पूरी तस्वीर, वो खाका हमारे सामने आज की शाम डॉक्टर सैफ महमूद रखेंगे। बातचीत कुछ इस तरह से हम करने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के इतिहास को, जब से दिल्ली को लोग समझते हैं, जानते हैं, क्या खासियत है। स्वप्ना जी, आपसे ही हम शुरुआत करें और ये समझने की कोशिश करें कि दिल्ली को लेकर एक बात तो है कि शुरू से ही बाकी शहरों के बारे में उतना नहीं पता, लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसी ख़ास बात ज़रूर है जो दिल्ली वालों को अपनी ओर खींचती भी है। यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की बिल्डिंग्स और यहाँ का जो अतीत है, कुछ एक अलग तरह की बात है। वो क्या बात है जो दिल्ली को बाकी चीज़ों से अलग भी बनाती है और हमें ये भी बताती है कि दिल्ली के बारे में अभी और जाना जाए, अभी बहुत बाकी है। Very grateful for this opportunity to speak here today, for this invitation. आप सही कह रहे हैं कि दिल्ली में ऐसी खासियत है। वैसे हम लोग सब मुझे लगता है ये पैनल बहुत बायस्ड है दिल्ली के फेवर में, तो हम लोग को तो कहेंगे ही ये। पर एक चीज़ में मेरे ख्याल से एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि कैसे हम लोग कह सकते हैं कि दिल्ली में एक जो ख़ास बात है वो ये है कि हम लोग को अब सिटी की जो तारीख़ है, सिटी का जो पास्ट है, we are very aware of it. We are very aware of it. We think about it a lot. And ये एक नई चीज़ नहीं है। अगर आप पीछे भी जाएं तो लोगों ने दिल्ली का जो इतिहास रहा, कई राजधानियाँ यहाँ पे बनी एक के बाद एक, और इसलिए मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स जिसको हम कहते हैं, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे कोई और मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग हो, पैलेसेस हो, फोर्ट्स इतने सारे बने, और उनसे लोग हमेशा एक अवेयरनेस थी उनमें कि ये हमारा शहर कुछ अलग है। तो अगर आप देखें जो आयरन पिलर है मेहरौली का, जिसको गुप्त काल में बनाया गया, और कब वो आया और दिल्ली में शायद शुरू से था या बाद में आया, इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी, उसमें ना जाके एक बात बताऊं मैं कि दिल्ली के जो लोग थे, एंड इट्स वेरी क्लियर, इट्स अ गुप्ता ईरा पिलर, बट इन लेटर एजेस पीपल ट्राइड टू इन्वेंटेड टू थिंक अबाउट कि ये क्या रहा होगा। उससे एक दिल्ली की एक जो फाउंडेशन स्टोरी थी वो जुड़ गई उस पिलर से, इन दैट सेंस के लोग ये कहने लगे कि ये एक पिलर है जिसका एक पृथ्वीराज रासो जो बार्डिक एक कॉम्पोजिशन है, उसमें इसकी कहानी आती है कि ये एक कीली है जो बहुत ही एंशंट टाइम से गड़ी हुई थी ऑन द सर्पेंट वासुकी हु होल्ड्स अप द अर्थ, एंड उससे एक के ये जो पिलर था, एक सेज था, एक ब्राह्मण था जिसने कहा कि जब तक ये लगी रहेगी तब तक तोमरों का राज होगा, और क्योंकि अनंगपाल तोमर ने इसको उखाड़ने की कोशिश की कि उस वजह से दिल्ली तोमरों का राज खत्म हो गया। तो आई एम जस्ट द reason I'm giving this example is to say that people have been interested in history. One other example I'm giving from the 19th century, कि हम लोग ये जानते हैं कि archaeological survey of India was founded in the 1860s. Alexander Cunningham and all that, वो सब चीज़ें हम लोग को मालूम हैं। पर 19th century में before there was any archaeological survey of India, it was people in Delhi who founded the Delhi Archaeological Society, और ना ही और बहुत साइंटिफिक तरीके से study of monuments, conservation of monuments, and a study of things like coins, etc. was done in that society. It's the first, I mean, a society which on a systematic basis does this. और उसमें ये भी हमको याद रखना है कि it is Indians who played a role at the forefront of these. Sayyid Ahmad Khan, he wrote scholarly papers on the Jantar Mantar. There was another very prominent person, Nawab Ziauddin Ahmad Khan, sorry, senior moment there. He talked about how there is, which are the, today we know कि सिरी कहाँ था, कौन सा सिटी जहाँ पना है, इन सब की लोकेशन ज़ियाउद्दीन अहमद खान ने बताई. So Delhi has had this engagement with the past, which is a very old tradition.
थैंक यू सुपना जी। बात को आगे बढ़ाएं, चर्चा को आगे ले जाएं। सोहेल हाशमी साहब, दिल्ली के बारे में आजकल तो खैर हम जब भी पढ़ते तो ये पढ़ते हैं कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड और इस तरह की बातें, लेकिन दिल्ली हमेशा से तो ऐसा नहीं था। दिल्ली की एक जो सुंदर और ख़ूबसूरत बात रही है वो जमुना, हालांकि अब तो साफ़ करने की बात होती है। तो जमुना और दिल्ली का रिश्ता ज़रा कैसा है, और राजधानियाँ जो बनी क्या उसका भी इससे कुछ लेना देना रहा है या क्या है इसकी कहानी? देखिए, अगर आप थैंक यू वेरी मच, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन एंगेजिंग विद फॉर अ वाइल. इफ़ यू लुक एट द 7 कैपिटल्स ऑफ दिल्ली, जो 7 शहर दिल्ली में, राजधानियाँ दिल्ली में बनी, वो सब की सब जमुना के पश्चिमी तट के ऊपर हैं, और वहाँ से लेके अरावली के ईस्टर्न फुट हिल्स तक एक छोटी सी एक इस शेप का एक लैंड का स्ट्रेच है जिसमें ये 7 राजधानियाँ बनी, और जमुना इन 7 से अलग है। जो पहली 4 राजधानियाँ हैं उसमें कुतुब, सीरी और तुगलकाबाद, ये सीरी आपने कहा सर, हैं? सीरी आपने कहा, सीरी बोली। So, अमेजिंग। उसे उसका हलक दबा दीजिए आप। तो कुतुब, जिसको महरौली कहते हैं, जिसको किला राय पिथौरा भी कहते हैं, वो पहली राजधानी, दूसरी सीरी, तीसरी तुगलकाबाद, ये तीनों जमुना से काफ़ी दूर है। चौथी राजधानी, जिसको हम जहाँपनाह कहते हैं, वो वहाँ है जहाँ पर IIT के ऑपोजिट, जिस जगह जहाँ विजय मंडर एनक्लेव है, वहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का पैलेस था, और वो वहाँ से जहाँपनाह फॉरेस्ट तक फैली हुई थी, तो वो भी जमुना के आसपास नहीं है। उसके बाद 3 शहर, 3 राजधानियाँ और बनी। पुराना किला, उससे पहले कोटला फिरोज शाह और शाहजहानाबाद, ये तीनों जमुना के किनारे हैं। पर अगर आप इन तीनों को देखें, वो उसमें जमुना उन शहरों के बीच में से नहीं बहती थी, उन राजधानियों के बीच में से नहीं बहती थी, उसके किनारे से बहती थी। और मेरी नज़र में उसकी 2 वजहें हैं। एक तो ये कि अगर आप इस पूरे जो स्प्रेड है उसको आप देखें, तो द हाईएस्ट पॉइंट इज़ महरौली, और वहाँ से ज़मीन स्लोप करती है टुवर्ड्स द जमुना ऑल अलोंग। सो जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, जिनको आजकल हम गंदा नाला कहते हैं, दे वर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द जमुना फ्लोइंग फ्रॉम द अरावली इनटू द जमुना, और ज़मीन इस तरीके से स्लोप करती है टुवर्ड्स द जमुना। जमुना के अक्रॉस कोई भी बड़ी आबादी हिस्टोरिकली नहीं थी शाहदरा के अलावा, एंड शाहदरा वॉज नॉट अ लार्ज टेरिटरी। और क्योंकि मैं बेसिकली ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अपने MA के पेपर के लिए इसको, मैंने और हमारी एक बैचमेट थी, वी हैड स्टडीड दिस एरिया, कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जब दिल्ली एक्सपैंड करेगी तो कहाँ एक्सपैंड करना चाहिए। तो हमने जो एरिया आइडेंटिफाई किया था कि जहाँ एक्सपैंड नहीं करना चाहिए था, दिल्ली वहीं एक्सपैंड हुई है, जमुना पार। ये फ्लड प्लेन है, जमुना का फ्लड प्लेन और हिंडन का फ्लड प्लेन, वहाँ पर ये सारे स्वास्थ्य विहार और ये सब के सब ये सब बने। यहाँ पे आबादी पहले हिस्टोरिकली नहीं थी, बिकॉज दिस एरिया इज़ प्रोन टू फ्लड्स, और इसलिए अब खिचड़ीपुर, सीमापुरी, नंदनगरी, पतपड़गंज, इन तमाम इलाकों में बारिश के आते ही जो पानी स्टैग्नेट करता है, उसकी वजह ये है कि यू हैव बिल्ट विदाउट
कीपिंग द नेचुरल स्लोप ऑफ द लैंड इन योर माइंड। इसलिए वहाँ पर स्टैग्नेंट वाटर का आप कुछ कर ही नहीं सकते। सो सारी जो सिटीज़ हैं दे वर ऑन वन साइड ऑफ द रिवर, अनलाइक रिवर्स इन लार्ज नंबर ऑफ अदर सिटीज़ वेयर द रिवर फ्लोज थ्रू द हार्ट ऑफ द सिटी। यहाँ पर इट इज़ ऑन द एज। एक वजह उसकी ये है द जोग्राफिकल। द अदर मेरा ख्याल है वजह यह है कि जमुना का पानी कभी भी पीने के काबिल नहीं था, कभी भी हिस्टोरिकली पीने के काबिल नहीं था, नॉट इन दिल्ली। वो पीने के काबिल अपस्ट्रीम है और डाउनस्ट्रीम है, पर दिल्ली के आसपास जमुना का पानी पीने के काबिल नहीं है। और वजह उसकी यह है कि दिल्ली में अरावली जो है, अरावली बिगिंस फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली और एंड्स एट नॉर्थ दिल्ली, डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट, एंड इट गोज ऑन ऑल द वे इनटू गुजरात। दिल्ली में अरावली इज कंपोज प्राइमरीली ऑफ क्वार्ट्जाइट रॉक। वंस यू एंटर राजस्थान तो वहाँ पर सैंडस्टोन है, ऑल काइंड्स ऑफ सैंडस्टोन, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, सबके अंदर सैंडस्टोन है और मार्बल है। दिल्ली में क्वार्ट्जाइट रॉक है, और क्वार्ट्जाइट रॉक के अंदर सिलिका बहुत है और सिलिकॉन बहुत है। न पीपल एट दैट टाइम, उनको कोई अंदाज़ा नहीं होगा कि सिलिका सिलिकेट्स क्या होते हैं, पर उन्होंने देखा होगा कि जो लोग इसका पानी पी रहे हैं उनको दुनिया भर की बीमारियां हैं। तो जमुना का पानी पीने के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ अंग्रेज़ों के आने से पहले। एंड दैट इज़ वाई आई हैव बीन आर्ग्यूइंग दैट जमुना वॉज नेवर द लाइफ लाइन ऑफ दिस सिटी। और इसलिए जमुना, सारी जो 7 कैपिटल्स हैं उनमें इतने डीप वेल्स, इतने स्टेप वेल्स और रेन वाटर की स्टोरेज का प्रबंध। तो स्वप्ना यूज्ड टू हेड द इंटैक दिल्ली, और उस ज़माने में एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने दिल्ली की वाटर बॉडीज़ आइडेंटिफाई की थी विच एग्जिस्टेड इन 1947 व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट। कितनी 600 थी ना, 600 वाटर बॉडीज़ इन दिल्ली। उनमें कुछ के नाम आप लोगों को पता होंगे, हौज़ रानी, हौज़ शमसी, नीला हौज़, हौज़ सुईवालान, मुनीर का उसकी नारायणा की झील, जहांगीरपुरी की झील, 600 वाटर बॉडीज़ थी। एंड दिस इज़ वेयर वी स्टोर्ड रेन वाटर एंड वी हैड स्टेप वेल्स, और इनका इस्तेमाल दिल्ली वाले करते थे। तो जमुना हैज़ बिकम सेंटर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दिल्ली बिकॉज वी हैव किल्ड ऑल द ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़। और जमुना का पानी हमने इतना पॉल्यूट कर दिया है, और उसमें शुरुआत तो अंग्रेज़ बहादुर ने की थी। 1880s में उन्होंने पाइप्ड वाटर शाहजहानाबाद में सप्लाई करना शुरू किया, और 1890 में सोएज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो वो जहाँ पे दिल्ली असेंबली है वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ दैट सोएज बिगैन टू बी डम्प्ड in 1890. Downstream of that point is Okhla, is Ashram, is Badarpur, is Faridabad, is Mathura, is Brindaban, all the way to Allahabad. From 1890 people have been drinking the sewage of Delhi. अंग्रेज़ 1947 में चले गए थे, हमने उसके बाद भी उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, एंड जमुना ऑफिशियली डाइड about 30 years ago. There is no water in it. तो कोई ये कनेक्शन अब बचा ही नहीं है, पहले कभी नहीं था। पर जमुना का पानी था, वो खेती के लिए इस्तेमाल होता था, लोग वहाँ बोटिंग करने जाते थे, रिवर पार करने के लिए जाते थे, ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता था, मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता था। बट वी हैव फिनिश्ड ऑल दैट। तो अब कोई कनेक्शन बचा नहीं। ये कुछ नई डायमेंशन आपने सामने रखी। तो ये बात तो तय हुई कि जमुना को ट्रांसपोर्टेशन के लिए
खूब इस्तेमाल किया गया और मुग़लों के वक्त में ख़ास तौर पर जब लाल किले और जामा मस्जिद के लिए पत्थर जब लाया गया तो फतेहपुर सीकरी और उस तरफ से जी, जी, वो सब जमुना से ही आया। सैफ साहब, आपके पास चलते हैं और ये ज़रा समझने की कोशिश करें कि दिल्ली का जो भी पॉलिटिकल सिस्टम और कल्चरल एटमॉस्फेयर, सांस्कृतिक वातावरण किस तरह का रहा है ओवर द इयर्स, और ख़ास तौर पर क्योंकि अमीर खुसरो और वो तमाम बातें नीचे तक आती हैं और फिर बाद में तो हम आपसे जानेंगे ही जो बड़े बड़े शायर जो दिल्ली के हुए, आपकी तो किताब भी है उस पर, तो ये किस तरह का माहौल रहा है, ज़रा उस पर बताएं हमें। जी शुक्रिया। मीर का शेर है कि दिल व दिल्ली दोनों अगर हैं ख़राब, दिल व दिल्ली दोनों अगर हैं ख़राब, पर कुछ लुत्फ़ इस उजड़े घर में भी हैं। तो आपने हाल ही का शेर पढ़ा, तज़किरा दहलिया मरहूम का है दोस्त ना छेड़। आप लोगों ने उजड़ने की बातें की दिल्ली की, तो ये लुत्फ़ है उसके बारे में मैं उसकी दास्तान हल्की सी सुनाए देता हूँ। देखिए, जहाँ तक उर्दू शायरी का सवाल है, उर्दू गज़ल का सवाल है, हो ये रहा था कि औरंगज़ेब ने तकरीबन 50 साल मेरे ख़्याल से राज किया, और अब ठीक है जी, और 1707 में औरंगज़ेब का इंतकाल होता है। उससे पहले करीब 1700 में ये माना जाता है कि वली मोहम्मद वली दखनी, हु इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ उर्दू गज़ल, वो जिनको वली गुजराती भी कहा जाता है, वो दिल्ली आए थे। लेकिन उनकी जो ज़बान थी वो दिल्ली वालों के हिसाब से इस लायक नहीं थी कि उसमें शायरी की जाए। पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री। उर्दू या रेख्ता जिसको उस ज़माने में, या हिंदी कहा जाता था उस ज़माने में, वो उनके हिसाब से इतनी रिफाइंड नहीं थी कि उसमें शायरी की जाए। ज़ाहिर है वो ज़बान उस वक्त जिस तरह की इस्तिलाह इस्तेमाल होती थी। मैं एक शेर पढ़ देता हूँ आपको। तुझ लब की सिफत लाल बदख्शां सू कहूँगा, ये अपने बिलवड के लिए कहा जा रहा है कि तेरे होठों की तारीफ़ मैं करूँगा लाल बदख्शां। तुझ लब की, नॉट तेरे लब की, तुझ लब की सिफत लाल बदख्शां सू कहूँगा, जादू हैं तेरे नैन गज़ालां सू कहूँगा। और शेर देखिए इसमें कि यक नुक्ता, ये शेर वैसे इस वक्त मैं एट द रिस्क ऑफ फतवा एट्सेट्रा पढ़ रहा हूँ, बट एनीवे, यक नुक्ता तेरे सफ़े रुख पर नहीं भेजा, एक भी नुक्ता तेरे मुंह पे जो है वो एक्स्ट्रा नहीं है। यक नुक्ता तेरे सफ़े रुख पर नहीं भेजा, इस मुख को तेरे सफ़े कुरान सू कहूँगा। आई एम गोइंग टू कंपेयर योर फेस विद द पेज ऑफ द कुरान। तो वली की जो ज़बान थी, it was so powerful and evocative that it ended up, setting the tone for what would soon develop as the Urdu ghazal. और औरंगज़ेब के मरने के बाद ये होता है कि एक के बाद एक 3 और बादशाह उनके सक्सेसर्स आते हैं, आके कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। एंड देन कम्स द रेन ऑफ फर्रुख सियर। जब तक फर्रुख सियर बादशाह बनते हैं, उस वक्त तक हालात ये हैं कि हर छोटा मोटा राजा महाराजा चाहता है कि भाई हमारा अलग स्टेट हो जाए। तो फर्रुख सियर को ये समझा दिया जाता है कि भाई अगर आपको अपनी बादशाहत बरकरार रखनी है तो यू हैव टू क्रश डिसेंट। वेरी आई थिंक फेमिलियर, वी आर वेरी फेमिलियर विद दिस। एनीवे, तो व्हाट ही डज, फर्रुख सियर क्या करते हैं कि सबसे पहले तो वो डीमोनेटाइजेशन करते हैं। वाकई वो अपने जो सिक्का उस ज़माने का होता है उसको ख़त्म करके एक नया सिक्का लाते हैं, और उस सिक्के पे वो फ़ारसी में ये शेर लिखा होता है, जो नया सिक्का है कि सिक्का ज़द अज़ फ़ज़ल हक़ बर सीमो ज़र पादशाह बहरोबर फर्रुख सियर। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही हैज़ मिंटेड कॉइन्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, द एम्परर ऑफ द अर्थ एंड द ओशंस फर्रुख सियर। ना उस ज़माने में एक शायर हैं दिल्ली में, मीर जाफ़र ज़टल्ली। ज़टल्ली जो लफ्ज़ है वो उन्होंने खुद कॉइन किया है। ज़टल मतलब नॉनसेंस, ज़टल्ली समबडी हु स्प्यूज नॉनसेंस, तो उन्होंने अपना ये तखल्लुस रखा है ज़टल्ली। तो मीर जाफ़र ज़टल्ली इस पे एक पैरोडी कर देते हैं साहब इस शेर पे, और वो शेर कहते हैं फ़ारसी में ही, एंड ही रेफर्स टू दिस रैम्पेंट करप्शन इन पब्लिक सप्लाईज एंड फूड से सिक्का ज़द बर गंदुमो मोठो मटर
पादशाह तस्मकश फर्रुख सियर, ही हैज मिंटेड कॉइन्स इवन ऑफ व्हीट एंड लेंटिल्स एंड पीस। इस पे फर्रुख सियर को सजाए मौत का हुक्म होता है। द ओनली पोएट, आर्टिस्ट, राइटर एवर हु हैज बीन punished for something he wrote or something he created. Of course और लोग हैं जिनको मारा गया, लेकिन वो इख्तलाफात जो हैं वो पॉलिटिकल थे या रिलीजियस थे, लेकिन कुछ लिखने के लिए और अपनी आर्ट के लिए किसी को कोई सज़ा दी गई हो, ये एक वाहिद एग्जाम्पल आपको मिलेगा उस ज़माने में। आज की तरह नहीं है कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए तो मेरे ख्याल से जितने अरेस्ट्स हुए हैं पिछले 6 साल में राइटर्स के, उतने कभी नहीं हुए। तो एनीवे, नाउ in this political atmosphere is born the first classical Urdu poet of the Delhi school, Mirza Muhammad Rafi Sauda. और अगर आप देखें तो 18वीं सदी में अगर आप देखते हैं तो एक के बाद एक बहुत थोड़े गैप पे एक से एक उस्ताद रहे हैं उर्दू के शायर। सौदा, मीर तकी मीर जिनको खुदाए सुखन कहा जाता है, गॉड ऑफ पोइट्री, ख्वाजा मीर दर्द, मुसहफ़ी, ये सब जो हैं ये 18वीं सदी के लोग हैं। और अगर आप उसके बाद 19वीं सदी में आते हैं तो बहादुर शाह ज़फ़र और उनसे पहले उनके बाप के जो कोर्ट था उसमें आपको उस्ताद ज़ौक़, मोमिन ख़ां मोमिन, मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा, बहादुर शाह ज़फ़र ख़ुद शायर थे। और अगर अब इस भाई नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, ये सब जो हैं ये आपको बैक वक्त मिल जाते हैं उसमें दूसरी सदी में। तो ये वो एनवायरमेंट, ज़ाहिर है बात ये थी कि द मुग़ल एम्पायर वॉज इन स्पेक्टेक्युलर डिक्लाइन। तो जब ये होता है द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स और द बेस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर आर्टिस्ट्स एंड राइटर्स, तो उनको तो बड़ा जो है वो मसाला मिल रहा था लिखने के लिए सब लोगों को, और सब ने लिखा एक एक करके, क्या क्या नहीं लिखा है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, रिलीजन के ख़िलाफ़, राजा के ख़िलाफ़, नवाबों के ख़िलाफ़। और एक पूरा जॉनरा जिसे कहते हैं शहर आशोब, which poetry on the ruination of a city, of the soul of the city, वो पूरा का पूरा जो है उसी ज़माने में डेवलप हुआ है। सौदा क्या क्या ज़बरदस्त शहर आशोब है, मीर क्या क्या ज़बरदस्त शहर आशोब है, एक से एक, बाद में सुनाऊंगा मैं आपको। थैंक यू, बिल्कुल ज़रूर सुनेंगे वो। और अब दिल्ली के उस हिस्से पर तो बात हुई कि जो उस तरफ, और सोहेल साहब ने जमुना के साथ रिश्ता भी बताया। स्वप्ना जी, अब आपसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो बाकी दिल्लियां हैं उनके तो बहुत खंडहर ही बचे उस तरफ, लेकिन यहाँ जो एक दिल्ली है जो शाहजहानाबाद है, दिखाई भी देती है, जिसके कल्चर के बारे में अब भी लोग जब बात होती है तो कहते हैं पुरानी दिल्ली, दिल्ली 6 का खाना, वहाँ की तमाम बातचीत, वो शान व शौकत जिसकी हम बात करते हैं। तो शाहजहानाबाद अभी, जैसे आज हम 4 मई को बात कर रहे हैं, शायद 12 मई 1638 या 39 को लाल किले की नींव रखी गई थी। तो पौने 400 साल का किस्सा है ये। ज़रा वहाँ से बात शुरू करें, क्यों ज़रूरत आन पड़ी शाहजहाँ को आगरा से यहाँ आने की, और क्यों राजधानी बनाई, और फिर शाहजहानाबाद कैसे बसाया गया? शाहजहाँ क्यों बसा शाहजहानाबाद? देखिए, शाहजहाँ का जो एक वो हॉलमार्क जिसे कहते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर, और उन्होंने ताजमहल बना लिया, लाल किला जो आगरा का है उसमें जो जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स थी जो लाल पत्थर की बनी हुई थी उनको तोड़ ताड़ के उन्होंने संगमरमर से तामीरें की। पर उनको लगता था कि भाई यू कैनॉट बी अ ग्रेट बिल्डर अंटिल यू बिल्ट अ सिटी। एंड मुगल्स को हमेशा ये ईरान से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता था कि भाई हमें एक सिटी ऐसी बनानी है विच हैज़ टू बी बेटर देन इस्फहान। So you have to have a city that is better than Isfahan, that is better than Baghdad, and all of those things you have to have. और एक चीज़ जो कि तो ये जो मोटिवेशन है वो रहा है, पर दिल्ली की जो चॉइस है कि दिल्ली को ही क्यों चुना ये नया शहर बनाने के लिए, उस पे हम लोग को थोड़ा सा सोचना चाहिए। और अगर हम जो भी एविडेंस है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट एविडेंस नहीं है, पर अगर हम देखें कि दिल्ली की जो आते आते इतने सालों से, इतनी सदियों से जो एक ऑरा बन चुका था, अ पॉलिटिकल ऑरा ऑफ पावर, कि इतने सालों से
सल्तनत के दौरान जो several dynasties ruled over this city and made it their capital, that was a very important reason to एक बहुत, मैं आपको 2-3 इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स बता देती हूँ कि हुआ ये कि ऑब्वियसली राजधानियाँ बदलती रहती थी अकॉर्डिंग टू एक्सपीडियंसी. अब अकबर ने, इवन दो हिज फादर हैड बिल्ट अ सिटी जिसको हम आज जिसका कोर जो है वो आज हम पुराना किला देखते हैं, वहाँ पे उन्होंने हुमायूं ने एक शहर बसाया था. पर by the time Akbar came to the throne and the empire was getting consolidated, उन्होंने राजधानी बदल दी, आगरा ले गए. अब जब even though the capital was shifted, लोगों के दिमाग में ये एक लेवल पे था कि असली राजधानी जो हिंदुस्तान की है वो असल में दिल्ली है, चाहे बादशाह कहीं भी रह रहा हो. और उसका एक हमें बहुत इंटरेस्टिंग एविडेंस मिलता है, क्योंकि अगर आप देखिए एक इंस्क्रिप्शन है सेंट्रल इंडिया में, I don't remember the exact detail of where it is, but it is from Akbar's, it's from Jahangir's time, and it refers to Akbar as Dillishwar. It's a Sanskrit inscription. It refers to him as Dillishwar, Dilli ka, the Lord of Delhi. And this is of a period, this is from Jahangir's time. So Akbar had stayed a very short while in this. In fact, there's a Salimgarh, जो लाल किले और सलीमगढ़ को कनेक्ट करने वाला ब्रिज है, एक पुराना ब्रिज जो जहांगीर ने बनाया था. जहांगीर never ruled from Delhi. He ruled only from Agra and he was in Lahore for a bit. और उस ब्रिज के ऊपर इंस्क्रिप्शन है फारसी में, विच रिफर्स टू जहांगीर एज शहनशाह दिल्ली. हाँ, शहनशाह दिल्ली. ही नेवर रूल्ड फ्रॉम दिल्ली, बट द आइडिया कि असल जो दारुल खिलाफा है वो असल में दिल्ली ही है. और आई थिंक इट वॉज टू टेक it was to sort of establish that fact that if you have to build a great city for a great emperor Shah Jahan, you have to make it in Delhi. और मेरे ख्याल से उसी वजह से दिल्ली को जब शाहजहां ने एक नई दिल्ली बसाई तो वो शाहजहानाबाद करके वो दिल्ली में ही उसकी जो चॉइस थी वो दिल्ली थी. और इसकी जो आइडेंटिटी है, एज आई सेड, कि ये तो इसके बारे में बहुत बातें की जा सकती हैं, कल्चर एट्सेट्रा, बट दैट इज़ शाहजहानाबाद. जी, आगे उस पर भी बात होगी, क्योंकि अब शाहजहानाबाद में अब हम प्रवेश कर रहे हैं. और सोहेल साहब, जो बात अभी स्वप्ना जी ने कही दिल्ली को लेकर, तो एक जहन में ये बात भी आती है कि पहले तो ये भी है कि अगर सत्ता की आदत व्यक्ति को पड़ जाए या शहर को, वो जाती नहीं. तो दिल्ली को भी शायद ये आदत पड़ गई थी कि राजधानी रहना है. तो पहले भी थी, बीच में थोड़े वक्त के लिए आगरा, फतेहपुर सीकरी इधर चले गए, लेकिन घूम के फिर यहीं. तो ये हमें बताइए, मुग़ल डायनेस्टी में भी देखें, अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो लगता है कि अफ़गानिस्तान तक हम चले जाते हैं, तो रूल करने के हिसाब से दिल्ली ही क्यों? मतलब या तो फिर सेंट्रल इंडिया में कहीं, या फिर लाहौर बल्कि और ज़्यादा अच्छा लगता है. तो दिल्ली ही क्यों, क्या वजह रही? देखिए, एक तो ये आप देखें कि जब ये 1192 में जब गुरिद आर्मी डिफीट्स पृथ्वीराज चौहान और कुतुबुद्दीन ऐबक को वो अपना गवर्नर बना के छोड़ के जाता है, तो ही इज़ नॉट रूलिंग फ्रॉम दिल्ली. कुतुबुद्दीन ऐबक रूल्स फ्रॉम लाहौर, राजधानी लाहौर है. अल्तमश ब्रिंग्स द कैपिटल टू दिल्ली, और उसके बाद दिल्ली कंटिन्यूज टू बी कैपिटल टिल द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक टेक्स द कैपिटल टू Daulatabad, which is in Maharashtra.
वो दौलताबाद पहुंचा और मंगोल दिल्ली में आ गए, एंड ही हैड टू कम बैक। तो दिल्ली वॉज द लोकेशन जहाँ से आप सेंट्रल एशिया से आने वालों को रोकते थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहाँ होती है? दिल्ली की दहलीज पे होती है। पंजाब से लोग घुस के आ जाते हैं, उन्हें कहीं रोका नहीं जाता, दिल्ली पर ही रोका जाता है। तो दिल्ली की वो एक इम्पॉर्टेंस थी। मोहम्मद बिन तुगलक हैड एक्चुअली थॉट कि द किंग हैज़ टू बी इन द सेंटर ऑफ हिज एम्पायर, और वो दौलताबाद चला गया, विच इज़ एक्चुअली नॉट टू फार अवे फ्रॉम द जोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया विच इज़ नागपुर। उसकी लॉजिक ये थी कि मैं सेंटर में हूँगा तो जहाँ मेरी ज़रूरत होगी वहाँ मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। बट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट द जोग्राफिकल सेंटर मे नॉट बी द स्ट्रेटेजिक सेंटर। और दिल्ली, आगरा कैपिटल बनी, फिर दिल्ली आ गई, फिर आगरा कैपिटल बनी, फिर दिल्ली आ गई। तो इस पूरे एरिया में थ्रू दिस centuries probably they realized that if you have to administer this entire area, Delhi is more conveniently located. और इसी वजह से you have, Agra और दिल्ली were like twin cities, like Amritsar and Lahore. तो capital goes from Delhi but comes back to Delhi because eventually they realize कि यही जगह है जहाँ से आप इस पूरे एरिया को प्रॉपरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ वाई यू कीप ऑन कमिंग बैक टू दिल्ली। और शायद ये भी कह सकते हैं कि चूंकि इस तरफ से पंजाब और इस तरफ से जो भी इन्वेडर्स आ रहे हैं तो उनको वहाँ रोकना, राजधानी बचाने के लिए वक्त काफ़ी मिलता है आपको। हालांकि दिल्ली ईस्ट से तो कोई आ ही नहीं रहा था ना। हाँ। आने वाले तो सब वहीं से आए हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ द आर्यंस, whoever has come from there। सबको वहीं से आना है, तो उनको यहीं रोकना था। कोई भी इस तरफ से नहीं आया। जी, तो सैफ साहब अब आपके पास अंग्रेजों के अलावा, अंग्रेजों के, अच्छा वो जी, वो तो साउथ से भी आए हैं, नीचे से, तबका मद्रास। तो सैफ साहब आपके पास चलते हैं, और आपने जिक्र किया था शायरों का। बात ये भी थी कि अब जो शुरुआती जो शायर हैं, बड़े बड़े शायर, सौदा का आपने जिक्र किया, तो कुछ उनकी शायरी सुनते हैं और उस मौजू के हिसाब से उस वक्त को भी ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ज़रूर। उससे पहले ये जो आप लोग अभी ये बात कर रहे थे ना कि उधर से आए और यहाँ से गए, तो एक साहब जो हैं वो जोश मलिहाबादी के पास गए और उनसे कहा कि हुज़ूर ये बताइए ये जुमला सही है उर्दू में कि मैंने वहाँ जाना है? उनका देखिए सही है कि नहीं तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फ़ायदेमंद बहुत है। तो उनका फ़ायदेमंद कैसे? कहेंगे उससे सिर्फ ये नहीं पता चलता कि उनको जाना कहाँ है, यही पता चलता है कि वो आ कहाँ से रहे हैं। तो सौदा मीर वगैरह की जो बात हुई, देखिए इसमें 2-3 बातें मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो अक्सर ये समझा जाता है कि उर्दू शायरी जो है उसमें सिर्फ इश्क और मोहब्बत और गुलो बुलबुल और इस किस्म की शराब, इस किस्म की बातें होती हैं। ऐसा नहीं है। आपको उर्दू शायरी में बहुत कुछ मिल जाएगा। एक तो सबसे ज़्यादा तो एहतजाज मिलेगा, रेजिस्टेंस, डिसेंट, और वो हर किस्म का एहतजाज होगा अगेंस्ट। एक तो ऐसा एक ट्रेडिशन रहा है साहब उर्दू शायरी में, इट हैज़ बीन ऑलवेज, हिस्टोरिकली उर्दू पोइट्री हैज़ बीन वेरी वेरी लिबरल इन इट्स क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन एंड ऑफ अल्लाह मियाँ। लेकिन ये जो शायर थे हमारे सौदा, मीर, इवन गालिब, इन्होंने तो उसको एक बिल्कुल ही अलग एक लेवल पे ले गए हैं। तो मैं आपको एक आध चीज़ जो है वो सुनाए देता हूँ सौदा की। तो मीर गालिब का शेर है। आप गालिब की जो हवेली जिसको कहा जाता है आजकल गली कासिम जान में, जब वो वहाँ व्हेन ही मूव्ड देयर, तो उसके साथ में एक मस्जिद थी। तो गालिब का शेर है कि मस्जिद के ज़ेरे साया एक घर बना लिया है, मस्जिद के ज़ेरे साया एक घर बना लिया है, ये बंदा कमीना हम साया खुदा है, इज़ बिकम अ नेबर ऑफ गॉड। तो अब ये आप ज़रा, लेकिन ये शेर ज़रूर देखिएगा आप कि मैं इसी कनेक्शन में एक शेर और सुना। जी शायद। भौं पास आँख ये क़िबले हाजात चाहिए। जैसे आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए भौं होती है, ऐसे ही
मस्जिद के ज़ेरे साया खराबात चाहिए। शराब खाना मस्जिद के नीचे होना चाहिए। मस्जिद बनी इसलिए है कि शराब खाने की हिफाजत करे। ये भी जैसे गालिब, भौं बनी है आग को बचाने के लिए, मस्जिद बनी है शराब खाने को बचाने के लिए। हाँ ये भी गालिब ही हैं। जी जी हाँ। आज कहता हूँ तो कब तक वो संसार हो चुका होता। दिल खुश हुआ, मुसफ़ी का शेर है, दिल खुश हुआ है कि मस्जिद वीरान को देखकर मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है। अब सुनिए, अब ये देखिए साहब, आप ऐसे ऐसे शेर हैं कि जलवा तो खुदाई का देखा है बुतों ही में। आई हैव सीन डिवाइन ग्लोरी ओनली इन आइडल्स। जलवा तो खुदाई का देखा है बुतों ही में, समझौते को फिर आगे कुछ बात बना ली फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्रोमाइज। क्या बात है। और देखिए साहब, अमामे को ये लुक एट दिस एडवाइस ही गिव्स टू द प्रीचर, you know, asking him to keep his arrogance and pride aside while praying. अमामे को उतार के पढ़ियो नमाज शेख, अमामे को उतार के पढ़ियो नमाज शेख, सजदे से वरना सर को उठाया ना जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। वैसे ये एक अभी के रिसेंट एक शायर हैं आगा सरोश, उनका इसी लिनेज का एक शेर है कि ये इबादतों का गुरूर तेरी जबीन शौक को डस न ले, ये इबादतों का गुरूर तेरी जबीन शौक को डस न ले, ये है सांप इसको बिला झिझक तू नमाज तोड़ के मार दे। वाह 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 वाह। खैर, गोइंग बैक टू सौदा, कि अब ये देखिए साहब, आप दिखाऊंगा तुझे जाहिद उस आफते दीन को, आई विल प्रूव टू यू दैट रिलीजन इज अ मेनेस। दिखाऊंगा तुझे जाहिद उस आफते दीन को, खलल दिमाग में तेरे है पारसाई का। Your mind suffers from the disorder of पारसाई, of piety। इस तरह की बहुत दिले सितम ज़दा बेताबियों ने लूट लिया, दिले सितम ज़दा बेताबियों ने लूट लिया, हमारे काबे को वहाबियों ने लूट लिया। अच्छा, और देखिए एक बड़ा पुराना ट्रेडिशन है उर्दू शायरी में, फ़ारसी शायरी में, इन पर्शियो अरबिक ट्रेडिशन है, बखुदा दीवाना बाश और बा मोहम्मद होशियार, कि आप खुदा की शान में जो चाहें गुस्ताखी कीजिए, शायरी में जो चाहें कहिए, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रॉफिट बी वेयर। नाउ सौदा ब्रेक्स इवन दिस ट्रेडिशन। आप शेर सुन लीजिए साहब। और फॉर दोज हु डोंट नो, द प्रॉफिट्स फर्स्ट वाइफ खदीजा, बीबी खदीजा, वॉज ऑल्सो हिज एम्प्लॉयर। अब ज़रा आप शेर सुन लीजिए साहब। यहाँ अच्छे खासे वकील लोग बैठे हैं, बाद में अगर कुछ हो जाए मुझे तो ज़रा देख लीजिएगा। तो बाजार मोहब्बत में नबूवत का बहा क्या, इन द मार्केट ऑफ लव, बाजार ऑफ लव, व्हाट वैल्यू डज प्रॉफिटहुड हैव? नथिंग। बाजार मोहब्बत में नबूवत का बहा क्या, एक जन ने लिया मोल नबी चंद दिरहम से। क्या बात है। अ वुमन बॉट द प्रॉफिट फॉर अ कपल ऑफ दिरहम्स, एक जन ने लिया मोल नबी चंद दिरहम से। और बहुत सारी, अच्छा मैं 2-3 शेर जो है आपको मीर के भी सुना देता हूँ। मीर, अब ये सब आप लोगों ने ये गज़ल सुनी हुई है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया। इसमें शेर देखिए साहब आप, कि शेख जो है मस्जिद में नंगा रात को था मैं खाने में, शेख जो है मस्जिद में नंगा रात को था मैं खाने में, जुब्बा खुरका कुर्ता टोपी मस्ती में इनाम किया। और किसका काबा कैसा किबला, कौन हरम है क्या एहराम, कूचे के उसके बाशिंदों ने सबको यहीं से सलाम किया। और इसका जो मक्ता है वो तो आज कोई कह दे तो वही बात है आपकी कि साहब संसार कर दिया जाए, कि मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो, उनने तो कशका खींचा, तिलक लगा लिया माथे पे, दैर में बैठा, सैट इन अ टेम्पल, कब का तर्क इस्लाम किया। व्हाट इज ही सेइंग? ही इज बेसिकली सेइंग ये सब एक है। और ये एक शेर देख लें आप मीर का, ये तो आज मैं यहाँ कह दूं तो रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो जाए लोगों की। उसके फरोगे हुस्न से झमके है सब में नूर, उसके फरोगे हुस्न से झमके है सब में नूर, शम्मे हरम हो या कि दिया सोमनाथ का। दिस इज मीर। तो इस तरह की शायरी भी हो रही थी साहब। और जाहिर है कि शहर आशोक भी बहुत हो रहा था। उसके भी एक आध एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूँ कि दिल्ली में अब के आकर उन यारों को ना देखा। ये जब पहले अहमद शाह अब्दली वगैरह का, नादिर शाह का पहले, फिर अहमद शाह अब्दली का इन्वेजन्स होते हैं, तो ये तब के अशार हैं उस मीर के।
दिल्ली में अब के आकर उन यारों को ना देखा, कुछ वे गए शताबी, कुछ हम भी देर आए। तब थे सिपाही अब हैं जोगी, आह जवानी यूं काटी। तब थे सिपाही अब हैं, जरा इसमें आप अल्फाज भी देखिएगा, ये जो कहा जाता है, जो बड़ी डिबेट है हिंदी और उर्दू क्या होती है। तब थे सिपाही अब हैं जोगी, आह जवानी यूं काटी, इस थोड़ी सी रात में हमने क्या क्या स्वांग रचाए। इस थोड़ी सी रात में हमने क्या क्या, हमारे देखते जेरे नगी था मुल्क सब जिनके, दोज हुज रूल वी हैड विटनेस्ड अक्रॉस द कंट्री। हमारे देखते जेरे नगी था मुल्क सब जिनके, कोई अब नाम भी लेता नहीं उन मुल्क गिरों का। ये चोर उचक्के सिख मराठे शाहो गदा अज ख्वाहा हैं, दे आर ऑल इन नीड। चैन में हैं जो कुछ नहीं रखते, फक्र ही एक दौलत है अब, ओनली पॉवर्टी इज द ओनली वेल्थ नाउ। अब खराबा हुआ जहानाबाद, वरना हर एक कदम पे यहाँ घर था। अब खराबा हुआ जहानाबाद, वरना हर एक कदम पे यहाँ घर था। और एक दीद, अभी नहर का जिक्र भी हो रहा था, दीदाए गिरिया हमारा नहर है, मतलब माई वीपिंग आईज आर लाइक द नहर। दीदाए गिरिया हमारा नहर है, दिले खराबा जैसे दिल्ली शहर है। और फिर होता क्या है मीर का, कि वो जाहिर है जब से मीर दिल्ली आते हैं तब से वो किसी न किसी राजा महाराजा नोबल की पेट्रोनेज में रहते हैं। जब ये दोनों इन्वेजन्स हो गए तो पेट्रोनेज भी ख़त्म हो गई, उनके जो एम्प्लॉयर्स थे वो भी मर गए, मार दिए गए। तो मीर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे जाके बैठ गए, एंड ही क्रिएटेड अ बार्टर सिस्टम ऑफ सॉर्ट्स। अब आपको खाना चाहिए तो आपने ढाबे वाले की शान में कसीदा जो है वो जड़ दिया, आपको जो है दवाएं चाहिए तो आपने अत्तार की शान में कुछ कह दिया। लेकिन ये तो बहुत दिनों नहीं चल सकता था, तो फिर जाहिर है उनको हिजरत करनी पड़ी और वो लखनऊ चले गए, जहाँ नवाब आसिफुद्दौला वाज द प्रिजाइडिंग नवाब, और वो ये कहते हुए कि अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। बिल्कुल सैफ साहब, और ये बात है 1700 और 1800 के बीच की बात हो रही है, और मीर ने तो नादिर शाह का हमला और वो तमाम चीज़ें भी देखी जो हम बातचीत में आगे बात करेंगे। सोहेल साहब, आपसे अब यहाँ समझना चाहेंगे, स्वप्ना जी ने शाहजहानाबाद और लाल किले की बात शुरू तो कर दी, अब उसके बाद आगे आते हैं। जब लाल किले में हम ये वहाँ लिखा हुआ है कि गर फिरदौस बर्रुए ज़मीस्त हमीस्त हमीस्त हमीस्त, तो जो शान शौकत, जो स्प्लेंडर, जो ग्रैंडोर जो है वहाँ का, ज़रा उसकी बात की जाए, क्योंकि जब भी बात आती है और हिस्ट्री में भी ये चीज़ें आती हैं कि यहाँ के कुछ नक्शे जब और चीज़ों के बारे में जब पता चला तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी लोगों को इंटरेस्ट जागा, स्पेनिश और इस तमाम लोग फ्रेंच, कि चलो भाई दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, वहाँ से कुछ माल लाएंगे। तो ज़रा हम वाकई कितने अमीर थे, ज़रा ये तो बताइए। देखिए, एक वो शाहजहाँ के वक्त में दो फिरंगी यहाँ दिल्ली में हैं, एक बर्नियर और एक ट्रेवर्नियर। तो उन्होंने जो अकाउंट्स छोड़े हैं दिल्ली के, वो कुछ आइडिया आपको देते हैं कि ये शहर कैसा था। एक तो ये कि लाल किले को बनाने में शायद 50 लाख रुपए खर्च हुए थे, और लाल किले में दीवाने ख़ास में पीकॉक थ्रोन था, उसकी कीमत उस वक्त 2.25 करोड़ रुपए लगाई गई थी उस वक्त। तो दूसरा, ये शायद मेरे ख्याल बर्नियर ने लिखा है, टू एक्सप्लेन टू हिज रीडर्स बैक होम कि चांदनी चौक कैसा मार्केट है। सो उसे एक्सप्लेन करने के लिए वो कहता है कि आप ये सोचिए कि आप एक जंग पे जा रहे हैं और आपके पास 6000 की फ़ौज है और आपकी जंग 6 महीने चलेगी। तो इस कैंपेन के लिए
आपको जो कुछ चाहिए इस मार्केट से मिल सकता था विदाउट प्लेसिंग एडवांस ऑर्डर्स. सो यू वॉक इन टू वन प्लेस एंड से मुझे 6,000 फौजियों की यूनिफॉर्म चाहिए, वो शाम तक मिल जाएगी. 6,000 फौजियों के लिए तीर, कमान, ज़रा बख्तर, ढाल और जो भी वेपन्स इस्तेमाल होते थे, गन्स और सब, वो एक और दुकान में आपने ऑर्डर किए. 6,000 आर्मी को कैंप के बनाने के लिए कैंप, जहाँ वो रात को सोया करेंगे, उसके टेंट्स. जितने जानवर इस जंग में इस्तेमाल होंगे, घोड़े और हाथी और ऊंट, और उसके अलावा बुलक्स हु विल कैरी ऑल दिस लोड, और टट्टू और खच्चर, वो सब के सब. ये जरूर कह दीजिए, ऑल द ग्रेन्स. यस, अगर अकबर आजम होते तो उस पर सजाए मौत का हुक्म होता. हाँ बिल्कुल. बल्कि उसे वो तो नहीं, उसको तो खैर मेरा ख्याल है वो बहादुर शाह जफर भी कर देते. तो वो देन ऑल द ग्रेन्स दैट द एनिमल विल ईट एंड ऑल द कैटल दैट द आर्मी विल कंज्यूम, ये सब का सब यू कुड प्लेस ऑर्डर्स एंड कलेक्ट, इंक्लूडिंग द young men who were prepared to kill for money. There were people who will spread out in the surrounding villages, or Sham tak, sons of peasants will be mobilized who are prepared to be trained as soldiers. So he's just trying to give an idea of the scale of this market. There was nothing like this in the then known world. ये जो रोज़ ताजमहल पे गाइड्स आपको बताते हैं कि वो शाहजहाँ एक काला ताजमहल बनाने वाला था और उसने सारे कारीगरों के हाथ इसलिए कटवा दिए कि कोई और दूसरा ताजमहल ना बना ले. There was nobody in the world at that time who had the resources to build another Taj Mahal. India's contribution to world GDP at that time, वो historians जो हैं working in the field of economics, they have worked out India's contribution to world GDP at that time was 27%. When the British left, it was 3%. So that is the scale at which this city is made. It was a phenomenal city, and I don't think there was any, and as Swapna was saying, they wanted to build a city that will compare favorably with Isfahan and Bukhara, and that is the kind of city that was eventually built. जी सोहेल साहब, और आपने फ्रांसवा बर्नियर का जिक्र किया. बर्नियर ने जो याद आता है शायद 1658 या 1668 का पीरियड है जब वो यहाँ दिल्ली आए, और उन्होंने तख्त ताऊस भी देखा, और बहुत उन्होंने उसको बताया भी है कि तख्त ताऊस कैसा दिखता था, कितना बड़ा था, उसमें हीरे जड़े हुए थे वगैरह वगैरह. और चांदनी चौक के बाज़ार का भी जिक्र है, बीच में नहर बह रही है, वो स्केचेस भी हैं उनकी किताब में. और जो शान शौकत की बात है, तो एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि अंदाज़ा लगाइए इससे कि एक दरबारी की मौत हो गई, तो उसके बेटे ने एक दिन ज़िद कर ली और माँ से कहा कि माँ मुझे बाज़ार जाना है, चांदनी चौक जाना चाहता हूँ. तो माँ ने रोना शुरू कर दिया. माँ ने कहा कि बेटा अब तुम्हारे पिता तो रहे नहीं, लेकिन चलो जो भी है तुम ये 1 लाख रुपया ले जाओ, इसी से कुछ देख लेना, कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए तुम्हें. तो ये कुछ अंदाज़ा लगता है. स्वप्ना जी, इसी बात पर लौटते हैं. शहर के तौर से डिज़ाइन और चांदनी चौक की अगर हम ख़ास तौर पर बात करें, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी बात को हम लाना चाहेंगे सोहेल साहब के ज़रिए, यहाँ के खान पान को लेकर और मुग़लिया खाने की बात होगी, लेकिन उससे पहले चांदनी चौक को ज़रा समझ लिया जाए कि चांदनी चौक जहांआरा का कंट्रीब्यूशन और शाहजहानाबाद शहर, तो शहर की प्लानिंग और किस तरीके से, क्योंकि ये ऐसा शहर है जो प्लान करके बसाया गया है. और पानी के बारे में पहली सोहेल साहब ने बता दिया कि जमुना से पानी आता ही नहीं, तो कुएँ, बावली और बाकी चीज़ों से, और नहर सादत यार खां, नहर अली मर्दन खां और बाद में सादत खां. जी बिल्कुल.
तो जी जी हाँ, शाहजहानाबाद जो शहर है, शाहजहाँ ने डेफिनेटली ही इज़ द फाउंडर ऑफ इट, बट अगर देखा जाए तो जो इम्पीरियल बिल्डर्स थे उन्होंने किला बनाया, जो कि एक्चुअली पैलेस कॉम्प्लेक्स है, किला नहीं है उस तरह से, बट वो पैलेस कॉम्प्लेक्स जिसको हम लाल किला बोलते हैं वो बनाया, जामा मस्जिद बनाई, और शहर की जो दीवार है, जो सराउंडिंग वॉल है वो बनाई, एंड अ लॉट ऑफ द डिटेल्स इनसाइड, दो बड़ी बड़ी जिसको आप प्रोसेशनल एवेन्यू कह सकते हैं, आजकल सेरेमोनियल एवेन्यू कह सकते हैं। एक तो वो है जो कि जिसको आज हम चांदनी चौक कहते हैं, जो कि किले के लाहौरी दरवाजे से बिल्कुल फतेहपुरी मस्जिद जाती है, एक वो है, और एक वो है जो दूसरा दरवाज़ा है, दिल्ली दरवाज़ा है फोर्ट का, उससे लेके थ्रू दरियागंज जाती है। असल में ये जो जिसको हम आज चांदनी चौक कहते हैं, वो चांदनी चौक नहीं, वो क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि अगर वो स्ट्रीट का नाम चांदनी चौक है, वो चौक क्यों है? चौक तो हम लोग जानते हैं कि इट्स स्क्वायर, राइट? तो असल में वो पहला नाम उसका सिर्फ उस चौक का नाम था जो जहाँ पे टाउन हॉल, जो पुराना टाउन हॉल है, वो चौक था, और वो चौक जहानारा ने बनाया था। जहानारा वॉज अ वेरी वेरी रिच लेडी, उनको बहुत लाइक अ लॉट ऑफ मुगल लेडीज़ ऑफ हर टाइम, शी वॉज एन एंटरप्रेन्योर, ट्रेडिंग में उनका इन्वेस्टमेंट्स थे, उनको उनके फादर से, उनकी मदर का जो आधा इनहेरिटेंस था वो जहानारा को मिला था, और उनके फादर ने भी उनको काफ़ी कुछ रेवेन्यूज़ इधर उधर के दे रखे थे। तो शी वॉज़ अ वेरी रिच लेडी एंड शी इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट और कमर्शियल प्रॉपर्टी was in a city like शाहजहानाबाद a very valuable proposition। तो उन्होंने वहाँ पे एक चौक बनाया जो कि एक ऑक्टेगन की शेप में था, मुसम्मन की शेप में, और मुसम्मन की मुसम्मन या ऑक्टेगन या 6 होता है मुखम्मस में, ओके। तो मुसम्मन की शेप में, और उसके बीच में एक पूल था, एक पानी का हौज था जिसमें चांदनी झलकती थी, और इसलिए उसका नाम चांदनी चौक पड़ा। ये जो था, इसमें वेरी हाई एंड शॉप्स वर देयर, और उसके जो शिमाल में, उसके नॉर्थ में जो दरवाज़ा था, उसके थ्रू जाके आपको एक बहुत बड़ा सराय मिलता था, और फिर on the southern side there was a hammam. So these were kind of like the real estate things that were built. But इसके अलावा there were other ladies also of the Mughal royal family. Fatehpuri Begum, who was one of the consorts of Shah Jahan, she built Fatehpuri Masjid. Akbarabadi Masjid was built by another consort. There was a Sirhindi Masjid which was built by Sirhindi Begum. So these were different wives of Shah Jahan. By that time, Mumtaz Mahal, of course, was no longer there. But also there were a lot of individual nobles who built a lot of their estates. They invested money in bazaars. There were a lot of traders who built bazaars and built their own. In fact, जो हम दरीबा देखते हैं आज, that Dariba area, there was in the histories we know that Shah Jahan invited one particular merchant, very rich merchant from Hisar, Deepchand Shah, to come and set up his haveli over there, his koti. And it is said that Deepchand Shah and his 16 sons set up their kotis there, and that was the origin of what we today know as Dariba, that whole Dharampura area, which is still dominated by Jain commercial presence, because these traders, particularly these were bankers and goldsmiths. They were the bankers of the empire also, and that continued. So it's a very also हमें apart from the, I think the physical structures, मुझे interest इसमें लगता है कि इतना multicultural city है, जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं. The fact that
many of the Kotwals during Mughal times were of African descent. The Shidis. So there were many of them were of African descent. मराठों ने दिल्ली के ऊपर रूल किया. Marathe on behalf of the Mughal emperor, by the way. They always, it was not ever in their own name. They ruled on behalf of the Mughal emperor, in the Mughal emperor's name. और मराठों के टाइम में the Kotwal of Delhi was a Frenchman. Yeah. So it's always been a very, very multicultural place. There's a wonderful, I was researching this book based on a map of mid-19th century, and I found out such interesting things during that. एक locality है, not very far from the whole Dariba area. It's on the other side of Dariba. It's called Chidakhana. And Chidakhana mein, there is a Haveli, which I saw on the map was the Haveli, it was marked as the Haveli of Manuel Sahab. Manuel Sahab was, and because I've studied the 19th century, I realized that Manuel Sahab was the name of Manuel de Arimão. Manuel de Arimão was a Portuguese who had come from, who had lived for many, many years in Delhi. His family had lived in many years. So he was a Portuguese origin, but a Delhi wala. And he had built, I don't know whether he had built the Haveli, but it was known by his name, Manuel Sahab ki Haveli. In the map and in other descriptions also you can see it. Today that Haveli is gone, its gateway still remains. It is known as Man Mahal ki Haveli. So very often, because these names have changed also, that we forget that it was a very... It has had so many, many different people. And there was one thing that one must realize, that it is a mixed city, but there is no ghettoization in that sense. People lived in a very, in very mixed areas. So, ये दिल्ली की बड़ी खूबी है कि अलग अलग तरह के लोग यहाँ की संस्कृति को बनाते हैं. सोहेल हाशमी साहब, ये वक्त, क्योंकि अब इसके हिसाब से हम जल्दी से हमको 1739 और उसके बाद बहादुर शाह जफ़र तक पहुँचना है और फिर नई दिल्ली के बनने तक. तो अब ज़रा खाने की बात करें. मुग़लई फूड, मुग़लई खाना, ये क्या चीज़ है, ज़रा हमें भी समझाइए. और क्या मुग़लों का बहुत सचमुच में बहुत इंटरेस्ट था, उन्होंने नई नई चीज़ें खाने में, कुछ व्यंजन पकवान उन्होंने ईजाद किए, बताइए प्लीज़. वो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि पहले तो मुग़लई मेरे ख़्याल से कुछ नहीं होता, वो मुग़लिया होना चाहिए. तो ये मुग़लई पता नहीं किसने ये टर्म इन्वेंट कर दी. लेकिन जो दूसरा है वो ये कि जिसको आजकल हम मुग़लिया खाना कहते हैं, वो किसी अंग्रेज़ ने तो खाया नहीं था, किसी मुग़ल ने भी नहीं खाया था, क्योंकि उस वक्त वो था ही नहीं. क्योंकि हमारे पास जो खाने की, दिल्ली के खाने की, मुग़लिया खाने की जो डेफिनेशन है, वो ये कि उसमें मिर्च बहुत होती है. ये दैट इज़ वन क्लियर मार्कर के मिर्च बहुत होती है, मसाले बहुत होते हैं. जब तक मराठे दिल्ली नहीं आ गए थे, जब तक दिल्ली में मिर्च नहीं थी. There were no chilies in Delhi till the middle of the 18th century. There were no chilies in India before the Portuguese arrived. तो मिर्च हमारी है ही नहीं. तो एक तो आप ये निकाल दीजिए, पूरे खाने के डिस्कशन से मिर्च निकाल दीजिए. अभी कोविड के दौरान एक किताब मुझे मिली, उसका एक सॉफ्ट लॉन्च हुआ था, बिकॉज और कुछ पब्लिक वो नहीं हो सकता था. दिस इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट जो इंग्लैंड की किसी लाइब्रेरी में मिली थी. एंड अ लेडी हु यूज्ड टू बी कंसल्टेंट टू ITC, उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया था, और उसमें शाहजहाँ के दौर की रेसिपीज़ हैं. तो आई वेंट थ्रू दैट बुक एंड आई रियलाइज्ड
कि उसमें देयर मोर देन 100 रेसिपीज देयर, किसी में भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं है। यू कांट इमेजिन मुगलिया फूड विदाउट टर्मरिक, पर शाहजहाँ के वक्त तक टर्मरिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा। किसी भी डिश में मसाला पीसा नहीं जा रहा, मसाले को कूटते थे और फिर वो पानी में या घी में डाल देते थे और फिर एक स्टेज के ऊपर छान के मसाला फेंक देते थे, विच इज़ हाउ दे आर कुकिंग इन उज़्बेकिस्तान इवन टुडे। तो वो खाना जो इवॉल्व हुआ है, जिसको आज हम मुगलिया कहते हैं, वो पोस्ट शाहजहाँ के टाइम का है। उस वक्त तक ये खाने की शक्ल नहीं थी। टमाटर नहीं थे, आलू नहीं थे, ये सब पुर्तगालियों की मेहरबानी से आए हैं। पनीर नहीं था, देयर वॉज नो पनीर इन दिल्ली बिफोर 1947। देयर वर नो मशरूम्स इन दिल्ली बिफोर 1960। 1960 के बाद थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ DST एंड CSIR मशरूम की फार्मिंग हरियाणा की पेजेंट वेमेन को सिखाई गई, एंड दैट इज़ हाउ मशरूम्स अराइव्ड इन दिल्ली। तो देर इज़ नथिंग इन लाइफ विच इज़ स्टैटिक, एंड इट इज़ एज ट्रू ऑफ फूड विच इज़ सो डीपली कनेक्टेड टू लाइफ एज एनीथिंग एल्स। तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तो वो जो खाते थे, वो जो भी था, वो मुगलिया तो नहीं था। मुगलिया तो हमने बनाया उनके जाने के बाद। मुगलई तो किसी ने भी नहीं तो बनाया। मुगलई से अब मुगलिया हुआ, और आपने तो मुगलों के मायके की भी बात कर दी कि उज़्बेकिस्तान में खाना जी 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 मायका ही कहा जाएगा जी उनका। जी जी जी। तो एक बात मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, तो उस वीडियो में आपने जो ये मिर्च वाली बात कही, तो जो भी मेरी तरह मिर्च नहीं खाते उन्हें मालूम है किसे दोष देना है मिर्च के लिए, पहली बात। दूसरा, आपने एक और भी बात कही थी कि मूंगफली का तेल भी यहाँ पर, और मूंगफली वो भी रीसेंट है। हाँ हाँ, मूंगफली भी यहाँ नहीं थी। 1900 ग्राउंड नट की पहली फसल 1921 की है। लीजिए, क्या होता लोगों का मूंगफली के बिना। स्वप्ना जी, अब ये समझने की कोशिश कर, पहले तो एक मिथ कहूँ या क्या कहूँ, इस प्रोग्राम के अलावा कई और प्रोग्राम्स की रिसर्च करते हुए बहुत से साइट्स पर एक बात आती है कि लाल किला जो है वो दरअसल लाल रंग का नहीं है, सफ़ेद रंग का। ये आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कहीं। तो उसमें कुछ इस तरह की बात थी कि वो लाइमस्टोन से बनाया गया, बाद में वो पपड़ियाँ उतरने लगीं तो अंग्रेज़ों ने उसे लाल पोत दिया। हमने कहा मतलब इतने बरसों तक, 300 बरस तक उसका पेंट चले जा रहा है, मतलब। तो इसको क्लियर करते हुए अब ज़रा तेज़ी से हम जंप करें कि शाहजहानाबाद की शान शौकत की बात हो गई। अब किस तरीके से अभी आपने फ़र्रुखसैर और तमाम बादशाहों की बात की, तो सीधा मोहम्मद शाह और दिल्ली ने जो सहा 1739 और उसके बाद का जो पीरियड है उसको कवर करते हुए जल्दी से फिर हम बादशाह ज़फ़र तक आते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले तो ये वो मिथ तो बिल्कुल मिथ ही है कि लाल किले की जो दीवारें हैं वो लाल नहीं थी, वाइट प्लास्टर थी। हाँ, एक जो बिल्डिंग है वहाँ पे जो कि दीवाने ख़ास आम है, उसको दीवाने आम कहते हैं आजकल हम लोग, और वो जो बिल्डिंग है उसमें चूने का प्लास्टर लगा हुआ था। चूने का प्लास्टर लगा हुआ था। आपको पुरानी पेंटिंग्स भी मिल जाएंगी जिसमें वो दिखता है। तो अब क्या रंग है? अब लाल है, क्योंकि वो किसी वक्त पे झड़ गया होगा, और अंग्रेज़ जब आफ्टर 1857 आर्मी ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया और उनको लगा होगा कि ये ठीक नहीं दिख रहा है, इसको पूरा हटा दो, और उन्होंने हटा दिया। तो तब से बिल्कुल लाल है। पर सो वो सिर्फ उस बिल्डिंग के लिए कह सकते हैं हम, पर दीवारों के लिए ख़ास जो इस किले की दीवारें हैं उसके लिए सर्टनली दिस इज़ नॉट द केस। जहाँ तक मुझे लगता है कि
Saif has covered a lot of the period of the 18th century के नादिर शाह के अटैक और उसके बाद अब्दाली का जो हमला होता है और वो सब उसमें जो क्या डिक्लाइन होता है मुग़ल एम्पायर का कि उसको उसके जो कल्चरल इम्पैक्ट्स हैं वो आई थिंक मेरे ख्याल से सैफ ने काफ़ी अच्छा मैं थोड़ा सा 19th सेंचुरी के बारे में बात कर लूँ क्योंकि ये एक पीरियड है जिसमें मैंने थोड़ी सी तहकीकात की है और वो जो है अंग्रेज़ आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली में आती है 1803 में और मराठों को they defeat them and they become the actual rulers of Delhi. तो एक चीज़ हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, एक पॉपुलर मिथ है कि 1857 इज़ द पीरियड वेयर द ब्रिटिश स्टार्ट रूलिंग दिल्ली. इट्स नॉट ट्रू. 1803 इज़ दैट डेट. तो हम लोग जो ये दौर है जिसमें हम बहादुर शाह जफ़र और गालिब और मोमिन और ज़ौक़ और इन सब की बात कर रहे हैं, ये असल में ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर है. और ये एक कल्चरल तौर पे अगर देख लिया जाए, इट्स अ पीरियड जब last Mughal emperors are also there. Akbar II is there, Bahadur Shah Zafar is there. But the East India Company is a major force. But यही वो दौर है जब कि एक चीज़ दिल्ली के लोगों के बारे में one must realize कि इतना resilience है कि जितने भी बिल्कुल उजड़ गई थी, खराबा हो गया था, जिसके बारे में मीर ने कहा है कि वो एक नहर जो जा रही है वो हाँ, तो एक खराबा जो बन गया था, तो सिटी वाज लाइक अ विल्डरनेस, वो फिर से बसती है. और ना ही बसती है टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट. हम लोग ये सोचते हैं कि अंग्रेज़ों ने फिर से बसा दिया. नहीं, अंग्रेज़ बिकॉज दे डिफीटेड ऑल द अदर्स, तो ऑल ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉर स्टॉप्ड एंड दैट पीस डिड कम. बट जो दिल्ली वाले थे उन्होंने फिर से, इनफैक्ट देयर कल्चरल ट्रेडिशंस, देयर ट्रेडिशंस ऑफ लर्निंग, ऑल दीज हैड सर्वाइव्ड ऑल द वर्स्ट ऑफ द वॉर्स एंड एनर्की एंड ऑल दैट. और उसके बेसिस पे एक कल्चरल रिवाइवल जो होता है, दैट इज़ बियॉन्ड, of course it's a great efflorescence of poetry also, as Saif has explained so beautifully, but also at the same time there is new avenues. This is where Urdu journalism is developing in a very, very big way. People like Muhammad Baqir is the most well-known of those figures. So he's there. The Delhi College, which was established in 1825 as the first Western style modern college in Delhi, it is a area of very, very of new thinking, of experiments in science. This is where one of the teachers, Master Ramchandar, does a lot of interesting work in mathematics, for instance, a lot of interesting work in popular dissemination of scientific knowledge. He contributes to this scientific journalism for a public. These kind of things are happening. I've already mentioned the Delhi Archaeological Society. So the people of Delhi, and very often what happens is we look at a lot of popular literature that was written about this period in Delhi, Lal Kile ki ek jhalak, Qila-e Molla ki jhalkiyan, and all those very nostalgia-laden works which talk about this era in Delhi as one of tradition and culture, and only the poetry. And of course the poetry is important, but in many, many ways, this is such a vibrantly, and people like the Mughal emperors are at the forefront of this kind of cultural a forward-looking stance. So Akbar II, for instance, is one of the first to adopt smallpox inoculation. He gets the civil surgeon, the British civil surgeon, to inoculate the children of the royal family. Bahadur Shah Zafar, he is one who engages an anti-slavery activist from Britain, George Thompson, to go as his
as his representative to Britain to argue some cases that he had for the. He is aware, these are people who are aware of what is going on in the world. They are forward looking. To see them as somebody who are only sitting around saying poetry, that is what I think sometimes gets missed. They're, of course, also doing poetry, but that's not the only thing they're doing. But so this is Delhi of that period, and that gets completely destroyed by 1857. Because 1857, the revolt happens, and because the revolt is destructive in many ways, the revolt itself leads to the destruction of the Delhi College, etc. But more than that, when the British come back because the revolt fails, and Delhi had become a center of the revolt. In fact, all people from around North India, Central India converge on Delhi, and they ask the soldiers who still have all this while been thinking of Delhi still as the capital and thinking of the Mughal emperor as the legitimate ruler of Hindustan, which was North India. They come to Delhi and say, please be our leader. And therefore, it had become a big center. That is completely destroyed by the British. So that leads to a huge destruction. It leads to a destruction of this very vibrant culture that was happening also. And therefore, yes, of course, it gets destroyed. But yeah, there is a lot to say about 1857 and what happens, which others can. जी बिल्कुल, ये जो 120 बरस का करीब करीब पीरियड है 1739 से 1857 तक का दिल्ली के लिए बड़ा मुश्किल वक्त रहा. और सोहेल साहब आपके पास आएँ और सैफ साहब आप दोनों से हम ये अब गुजारिश करेंगे. 1857 का जिक्र किया स्वप्ना जी ने. गालिब ने वो दौर देखा, तो गालिब के कुछ ख़त भी हैं, तो हम चाहेंगे कि हम वो भी सुनते चलें. जी देखिए, मैं 1857 के बारे में एक चीज़ का मेरा ख्याल है जिक्र कर देना ज़रूरी है कि ये जो फ़ौजी थे जिन्होंने बगावत की थी, ये लाइट बंगाल इन्फेंट्री थी, और ये उस वक्त की मेरा ख्याल है दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी. 1,35,000 की फ़ौज थी जिसने बगावत की थी, और उसमें से 1,30,000 रिबेलियन में शामिल थे. There were just 5,000 who were either sitting on the fence or were with the British. And the Light Bengal Infantry was the largest contingent of the British Army in the three cantonments, three presidencies: Madras Presidency, Bombay Presidency, Bengal Presidency. And Bengal Presidency extended all the way to Lahore. ये सब का सब बंगाल प्रेसिडेंसी के इन्फ्लुएंस में था. इस आर्मी में 1,35,000 की आर्मी, 65% of them were Brahmins and Kshatriyas. The remaining 35% were OBCs, Dalits and Muslims. It is this army that comes to Delhi and asks Bahadur Shah Zafar to lead them. And in July, Bakht Khan loots the cantonment of Bareilly and comes to Delhi with cannons, and he is appointed the commander by Bahadur Shah Zafar to lead the whole operation, and he is elected by the soldiers to be their leader. They set up a civil administration, an administration in the city. वो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है जी. कॉपीज ऑफ दैट आर इन द नेशनल आर्काइव्स. इट इज़ अ फिनोमिनल डॉक्यूमेंट. 2 representatives of traders, 2 representatives of the citizens of the city, 2 representatives of the army, and the king or his nominee will form the council that will run the affairs of the city. All decisions will be taken through unanimous decisions.
In case of a vote, the majority decision will be carried, but the king or his nominee will not have a veto. ये 1857 में दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन बना है. There was also a plan that if the rebellion fails, all the leaders will reach Nepal और वहाँ से relaunch करेंगे. They could not. Bahadur Shah Zafar was betrayed from the Humayun's tomb. That is where he was hiding, because he was going to take a boat to Allahabad when things cooled down. Tatia Tope, Nanaji of Bithur, Kunwar Singh, all of them were caught or arrested or killed while going to Nepal. Only Bidjis Qadr and Hazrat Mahal were able to reach Nepal, and they are both buried there. So it might have started as a spontaneous thing, but lot of planning had gone into how to, because within days of Delhi being taken by the rebels, Bakrid was approaching. And there was a fear that this issue of cow slaughter will trigger rioting within the city. Bahadur Shah Zafar issues a farman telling the police chief to collect all the cows of the city and keep them under his custody till 3 days after Bakrid. The poor fellow says, मेरे पास तो जगह ही नहीं है. So he says, do a count of all the cows in the city, and 3 days later do a second count. And if a cow is missing, that man has to be punished. This was to ensure that this is not used as an excuse to create strife in the city. So it is this level of people living together, and this Hindu-Muslim thing did not exist. There would have been differences in practices and all that, but this question as a question of identity did not exist. And that is why when they took over, they began propagating the idea that it is the Hindus who are with us. And the Muslims have an old enmity with Christianity going back to the time of the Crusades. That is the discourse they began to propagate, and that is why they singled out the mosques. And they demolished many of them. One was converted into a bakery for British officers. The mosque built by Akbarabadi Begum was demolished. Later, you had Edward Park there, which later was to be converted into Subhash Park. The Fatehpuri Mosque had 6 shops in the front. It was auctioned for 39,000 rupees, and Lala Chunnamal bought it, and he converted the mosque into a storehouse for his iron rods and all that. So they systematically started spreading this and created the foundation for the animosity between the two communities, which has eventually led to where we are today. So that is some of the things that were happening in Delhi, and it is in this context that I'll read these 3 small pieces from letters by Ghalib describing what is going on in Delhi. So this is a letter to one of his students, Hargopal Tafta. ये कोई न समझे कि मैं अपनी बेरौनकी और तबाही के गम में मरता हूँ. जो दुख मुझको है उसका बयान तो मालूम, मगर उस बयान की तरफ इशारा करता हूँ. अंग्रेज़ की कौम में से जो इन रूसियाह कालों के हाथ से कत्ल हुए, उनमें कोई मेरा उम्मीदगाह था, और कोई मेरा शफीक, और कोई मेरा दोस्त, और कोई मेरा यार, और कोई मेरा शागिर्द. हिंदुस्तानियों में कुछ अजीज़, कुछ दोस्त, कुछ शागिर्द, कुछ माशूक, सो वो सब के सब खाक में मिल गए. एक अजीज़ का मातम कितना सख्त होता है
जो इतने अजीज़ों का मातमदार हो, उसको जीस्त क्यों कर न दुश्वार हो, हाय इतने यार मरे कि जो अब मैं मरूंगा तो मेरा कोई रोने वाला भी ना होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। Then he is talking about the destruction of the city. परसों में सवार होकर कुओं का हाल दरियाफ्त करने गया। मस्जिद जामा से होता हुआ राजघाट दरवाजे को चला। मस्जिद जामा से राजघाट दरवाजे तक बेमुबालगा एक सहरा लक़दक़ है। ईंटों के ढेर जो पड़े हैं वो अगर उठ जाएं तो हू का मकान हो जाए। याद करो, मिर्ज़ा गौहर के बागीचे के उस जानिब को कई बांस नशेब था, अब वो बागीचे के सहन के बराबर हो गया है। इट वॉज सेवरल बैम्बू लेंथ डीप, नाउ इट इज़ ऑन लेवल। दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ रबल दैट हैज़ बीन डिपॉजिटेड देयर। यहाँ तक कि राजघाट का दरवाज़ा बंद हो गया। फसील के कंगूरे खुले रहे हैं, बाकी सब अट गया। कश्मीरी दरवाजे का हाल तुम देख गए हो। अब आहनी सड़क, रेलवे लाइन, आहनी सड़क के वास्ते कलकत्ता दरवाजे से काबुली दरवाजे तक मैदान हो गया है। पंजाबी कटरा, धोबीवाड़ा, रामजीगंज, सादत खां का कटरा, जरनैल की बीवी की हवेली, रामजी दास गोदाम वाले के मकानात, साहब राम का बाग, हवेली, इनमें से किसी का पता नहीं चलता। किस्सा मुख्तसर, शहर सहरा हो गया था। अब जो कुएं जाते रहे और पानी गौहरे नायाब हो गया तो ये सहरा सहराए करबला हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, दिल्ली न रही और दिल्ली वाले अब तक यहाँ की ज़बान को अच्छा कहे जाते हैं। मीर मेदी मजरू को लिखा था। इन अनदर लेटर ही सेज, जामा मस्जिद के गिर्द 25-25 फुट गोल मैदान निकलेगा। दुकानें हवेलियाँ ढाई जाएंगी। दारुल बका फना हो जाएगा, रहे नाम अल्लाह का। खानचंद का कूचा शाहबुला के बड़ तक ढहेगा। दोनों तरफ से फावड़ा चल रहा है, बाकी खैर व आफियत है। एंड देन दिस लास्ट बिट इन अ लाइटर वेन, अगेन टू मीर मेदी मजरू। ओ मियाँ सैयदज़ादा आज़ादा, दिल्ली के आशिक़ दिलदादा, ढहे हुए उर्दू बाज़ार के रहने वाले, हसद से लखनऊ को बुरा कहने वाले, न दिल में महरो आज़रम न आँख में हया और शर्म। निज़ामुद्दीन ममनून कहाँ, ज़ौक़ कहाँ, मोमिन खां कहाँ। एक आज़ुर्दा सो खामोश, दूसरा गालिब वो बेखुद व बेहोश। न सुखनवरी रही न सुखनदानी, किस बरते पर तत्ता पानी। हाय दिल्ली, वाय दिल्ली, भाड़ में जाए दिल्ली। तो ऐसा करते हैं, वक्त को देखते हुए स्वप्ना जी जल्दी से नई दिल्ली के बनने की कहानी मुख्तसर सी सुन के और फिर आज की शाम वाइंड अप करें। सैफ साहब जो हैं वो मिर्ज़ा गालिब की कुछ गज़ल से या कुछ और जो भी आप सुनाना चाहें जिससे हम शाम का इख्तिताम करेंगे। जी, असल में अगर देखा जाए तो ऐसा माहौल बन गया है, जो शाहजहानाबाद की बात हो रही है, इसमें दिल्ली, नई दिल्ली की बात करना थोड़ा सा एकदम से रियलिटी चेक है। पर बहुत मैं आई थिंक एक चीज़ जो मैं कहूँगी कि सोहेल साहब ने जो बोला कि गालिब mourns the loss of the physical structures of Delhi, but to a lot of extent he also mourns the institutions, the culture, the daily life of Delhi. And one of the things he says is एक और ये फिर मीर मेहदी मजरू को एक ख़त में लिखते हैं ये, क्या पूछते हो, क्या लिखूं, दिल्ली की हस्ती मुनसर कई हंगामों पर थी। किला, चांदनी चौक, हर रोज़ा बाज़ार जामे मस्जिद का, हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की, हर साल मेला फूल वालों का, तो फूल वालों की सैर। ये पांचों बातें अब नहीं, फिर कहो दिल्ली कहाँ। हाँ, कोई शहर कल मरुए हिंद में इस नाम का था। You know, so that is what he
talks about. And Delhi goes into a decline after this. It does go into a decline. The British extract a very brutal revenge on the city. It loses a lot of people have died, of course, and specifically because they decide that Muslims are to be blamed for the revolt. They are specifically kept out of the city for 2 years or so, and by that time they've moved out to other places. There's this diaspora which goes to other places and starts new lives. Or Delhi College eventually goes. All these institutions on which this vibrant culture, and of course not to mention the fact that the royal family itself is exiled. A lot of the Nawabs which were in Delhi have either been killed or have lost their their estates in any case. So Delhi goes into a period of serious decline. But this whole culture and this whole underlying feeling that Delhi is the actual capital of India, that survives at some level. And when Queen Victoria in 1877 decides that she will now call herself Empress of India, that announcement has to be made in Delhi. That announcement, and Lytton, who is the viceroy at the time, says that, I want to place Her Majesty on the throne of the Mughals. So the Darbar is held in 1877 to try to replace the idea of the Mughals as the rulers of India with the Empress. Then, of course, 1903, there's Edward VII's Darbar, and 1911 is the Darbar of George V, Coronation Darbar, where he assumes the title of Emperor of India. And by that stage, the Indian national movement has taken off, and they're in huge trouble. Curzon has tried to partition Bengal in order to divide the national movement. It doesn't work. It in fact backfires, and there's a Swadeshi movement and all that is happening. And at that stage, the British realized that एक makeover करना है, image makeover has to be done in order to try and persuade somehow the people of India कि हम लोग भी जैसे मुगल थे, हम लोग भी वैसे ही हैं. We are also rulers of India, for India, in India, and to do that, it has to be done from Delhi. Without Delhi, you cannot pull over this image makeover sitting in Calcutta, and therefore you have to build a new capital, start with a new page to try and convince the people of India. And that is the reason why New Delhi is established. Of course, it doesn't work, because how do you convince people? You are still, ruling India on behalf of another nation. You can't convince people. So that eventually fails. But the idea is that it's Delhi which has asserted itself again and becomes the capital. And of course, after independence, there is no reason to change to another capital. So it continues. जी बिल्कुल. और एक मिनट संजय, हाँ जरूर. स्वप्ना was talking about the 3 दरबार्स जो दिल्ली में हुए. तो जब ये किंग जॉर्ज बादशाह बने और दिल्ली में दरबार हुआ, विच वॉज द लास्ट दरबार, तो एक शायर थे जिनका नाम अकबर था. तो वो आजकल प्रयागराजपुरी कहलाते हैं, वैसे उनका नाम अकबर इलाहाबादी है. तो वो दिल्ली आए थे और उन्होंने उस दरबार का जिक्र किया है. तो वो थोड़ा सा मैं सैफ से कहूँगा कि वो उसका एक हिस्सा आपको बता दें. 1903 का दरबार जी, ये 1903 का दरबार. 1903 दरबार का है ये. एडवर्ड जी, वो मैं माइक ऑन कर लीजिए. जी, वो मैं सुना देता हूँ. ये वाली नज़्म इसी पे ख़त्म करूँगा मैं. उससे पहले एक बहुत ही उम्दा ख़त है, बड़ा छोटा सा, गालिब का. प्लीज़ पढ़ दीजिए. उसमें वो ये बताते हैं कि वो कौन सी शराब पीते हैं, वो कितने की आती है, वगैरह वगैरह. आप ये देखिए साहब. अच्छा, गालिब के बारे में कहा जाता है कि अगर वो शायर ना भी होते तो भी उनका जो लिटरेरी स्टैचर है वो इतना ही होता, बिकॉज ऑफ द लेटर्स ही हैज़ रिटन. एंड क्या आपने सुने अभी ये ख़त लिख रहे हैं ये बाबू गोविंद सहाय निशात को. बरखुरदार, बहुत दिन हुए कि मैंने तुमको ख़त लिखा है. अब इस ख़त का जवाब ज़रूर लिखो और जल्द लिखो. 2 सवाल हैं तुमसे. एक तो ये कि यहाँ मशहूर है कि नवाब गवर्नर जनरल बहादुर इलाहाबाद से कानपुर आ गए,
कोई कहता है आवेंगे, इसका हाल जो कुछ हो वो लिखो। दूसरा सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है कि दो किस्म की अंग्रेज़ी शराब, एक तो कास्टलिन और दूसरी ओल्ड टॉम, ये मैं हमेशा पिया करता था और ये दोनों किस्म 20 रुपये, हद 24 रुपये दर्जन आती थी। अब यहाँ पहले तो नज़र ही नहीं आती, और अगर मिलें भी तो अब 50 रुपये और 60 रुपये दर्जन आती है। वहाँ तुम दरियाफ्त करो, ये कानपुर में रहते थे ये साहब, वहाँ तुम दरियाफ्त करो कि इसका नर्ख क्या है, और ये भी मालूम करो कि ये बतरीक़ा डाक पहुँच सकती है या नहीं। ये दोनों अम्र दरियाफ्त करके मुझको जल्द लिखो। अगर बकीमत मुनासिब हाथ आए और उसका भेजना मुमकिन हो तो यहाँ से मैं रुपए की हुंडी भेज दूँ और तुम खरीद कर बैलगाड़ी की डाक पर रवाना कर दो। जाड़ों में मुझको बहुत तकलीफ़ है और ये गुड़छाल की शराब मैं नहीं पीता। गुड़चाल की शराब यानी रम। मैं नहीं पीता, ये मुझको मुज़िर करती है और मुझे इससे नफ़रत है। ज़रूरी जवाब तलब अज जानिब गालिब जहाँ बलब, और इसकी डेट है साहब चारशंबा यानी वेंसडे 29 दिसंबर 1858। अब उनका जो भी जवाब आया हो वो जाहिर है कि इसमें नहीं है, लेकिन ये 4 लाइन का रिजॉइंडर गालिब का, उससे समझ में आता है कि उनका क्या जवाब आया होगा। जी, जवाब पी लिया गया होगा। जवाब फिर साहब तुमको दुआ देता हूँ और दुआ कहता भी हूँ। शराब की कीमत के 2 ख़त भेजे भाई, कास्टलिन और ओल्ड टॉम दोनों ही 20 रुपये दर्जन में हमेशा लेता रहा हूँ। अब यहाँ महंगी मिलती है सो तुमसे पूछ लिया, वहाँ भी इसी कीमत को मिलती है तो मेरा मकदूर नहीं। मैं समझता था कि शायद वहाँ अर्ज़ा हो। खैर इसको जाने दो, रोटी ही मिल जाए तो गनीमत है। महीना भर के रोटी का मोल 1 दर्जन की कीमत है। ये 1859 जनवरी का ख़त है, और ये अब जो आपने नज़्म कही वो मैं सुना देता हूँ। इसका नाम है जलवाए दरबार दहली। सर में शौक का सौदा देखा, दहली को हमने भी जा देखा। सर में शौक का सौदा देखा, दहली को हमने भी जा देखा। जो कुछ देखा अच्छा देखा, क्या बतलाएं क्या क्या देखा। जमुना जी के पाट को देखा, अच्छे सुथरे घाट को देखा। सबसे ऊंचे लाट को देखा, हजरत ड्यूक कनाट को देखा। पलटन और रिसाले देखे, गोरे देखे, काले देखे। संगीने और भाले देखे, बैंड बजाने वाले देखे। और खेमों का एक जंगल देखा, खेमों का एक जंगल देखा। उस जंगल में मंगल देखा, ब्रह्मा और वरंगल देखा। इज्जत ख्वाहों का दंगल देखा। डाली में नारंगी देखी, डाली में नारंगी देखी। महफिल में सारंगी देखी, बैरंगी बारंगी देखी। दहर की रंगा रंगी देखी। और अच्छे अच्छों को भटका देखा, अच्छे अच्छों को भटका देखा। भीड़ में खाते झटका देखा, मुंह को अगरचे लटका देखा। दिल दरबार से अटका देखा। और अवज ब्रीश राजा देखा, परतो तख्तो ताज का देखा। रंग ज़माना आज का देखा, रुख करजन महाराज का देखा। और पहुंचे फांद के साथ समुंदर, तहत में उनके 20 बंदर। पहुंचे फान के साथ समंदर, तहत में उनके 20 बंदर। हिकमत व दानिश उनके अंदर, अपनी जगह हर एक सिकंदर। जश्न अजीम इस साल हुआ है, जश्न अजीम इस साल हुआ है। शाही फोर्ट में बाल हुआ है, बॉलरूम डांस। जश्न अजीम इस साल हुआ है, शाही फोर्ट में बाल हुआ है। रोशन हर एक हाल हुआ है, किस्सा माजी हाल हुआ है। पहला वाला हॉल है, दूसरा वाला हाल है, पास्ट। जश्न अजीम इस साल हुआ है, शाही फोर्ट में बाल हुआ है। रोशन हर एक हाल हुआ है, किस्सा माजी हाल हुआ है मशहूर कूचो बरजन। बॉल में नाचे लेडी करजन, तायरे होश थे सबके लर्जन। रश्क से देख रही थी हर जन। हॉल में चमकी आके यकायक, जर्री थी पोशाक झकाझक। महव था उनका औज समा तक, चरख पे जोहरा उनकी थी गाहक। गो रक्कासाए औज फलक थी, उसमें कहाँ ये नोक पलक थी। इंद्र की महफिल की झलक थी, बज़्म इशरत सुबह तलक थी। की है ये बंदिश ज़हन रसाने,
कोई माने ख्वाह न माने, सुनते हैं हम तो ये अफसाने, जिसने देखा हो वो ही जाने। वाह। तो ये है साहब। दिल्ली पर घंटों, महीनों, सालों बात हो सकती है, लेकिन वक्त हम थोड़ा सा पहले ही ज़्यादा पार कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैफ महमूद, सोहेल हाशमी साहब, स्वप्ना लिटिल जी, और आप सभी का जो आज आप पूरी शाम यहाँ रहे। ज़ौक़ के शेर का जो मिसरा है कि देखिए दिल्ली की बात कुछ तो है, अब क्या बात है हर आदमी अपनी अपनी तरह से महसूस करता है। जो वो कहते हैं ना, कौन जाए ज़ौक़ दिल्ली की गलियाँ छोड़कर, सचमुच दिल्ली की बातें भी छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू। What a magical evening it has been, but all good things have to end. कोहली साहब ने 30 साल पहले जो शमा रोशन की थी, हमारी भरपूर कोशिश है कि वो यूं ही जलती रहे, रोशनी बिखेरती रहे। पर वो कहते हैं ना कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक़ है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर, और ये मुमकिन नहीं आपके प्यार और सहयोग के बिना। सो अपनी मोहब्बतें यूं ही हम पर बनाए रखिए। Huge thanks to esteemed guests, Swapna Little ma'am, Sohail Hashmi sahab, Saif Mahmood sahab. May I please request M.K. Raina ji, who's here amongst us, to give them token of thanks. M.K. Raina ji is a veteran theatre actor, director and filmmaker with a career spanning over several decades. मैं तो सब वहाँ जाके लूंगा इनसे कपड़ा। मैं भी वहीं आ जाता हूँ ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे बाद मुलाकात। एक मिसरा है कि रंगीन हो गया था बहुत ही मामला, फेंका जो उसने फूल तो गमला भी साथ। Now it's time to introduce our team. Burhan Qureshi on light and sound. Tariq Mirza, social media and behind camera. Prerak Vyas for this beautiful poster. Poonam Bhalla, who's been backbone of Impresario Asia, and our dear Manu Kohli, who's passionately and very dedicatedly taking the legacy forward. And a heartfelt thanks to India Habitat Center. And please, this is a Facebook and Instagram page. Please do subscribe to that. Thank you so much. You've been a lovely audience. Thank you. Stay blessed.